आज स्वर्गीय भाई राजीव दीक्षित का जन्मदिन एवं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर भारत स्वाभिमान मुख्यालय राजीव भवन में हवन एवं यज्ञ का आयोजन किया गया। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के साथ संगठन के पदाधिकारियों ने भी हवन कर राजीव भाई को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ अब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः सूर ईशव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्धे धेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तेः पुरन्धिर्योषा जिष्णोरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। आज राजीव भाई जी का जन्मदिन भी है और उनकी पुण्यतिथि भी है। यूँ तो स्वदेशी का संकल्प हमारा हर दिन का संकल्प है और यह स्वदेशी का अभियान किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ा हुआ, यह हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, यह हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, यह हमारे राष्ट्र की जड़ों से जुड़ा हुआ है। और स्वदेशी के जनक आधुनिक युग में हम चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को कहें जिन्होंने मेरा हो तन स्वदेशी मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। यह जो हम स्वदेशी का गीत गाते हैं, यह गीत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गाया था और जन जन में स्वदेशी के प्रति एक स्वाभिमान का भाव जगाया था। और इसी संकल्प को फिर महात्मा गांधी ने आगे बढ़ाया, लाला लाजपत राय ने आगे बढ़ाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आगे बढ़ाया और इस श्रृंखला में स्वर्गीय धर्मपाल जी इस स्वदेशी के संकल्प को उन्होंने बहुत ऊंचा बल दिया। और प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम से भी पहले महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी वस्त्रों से लेकर के स्वदेशी व्यवस्था की बात की कि विदेशी राजा चाहे माता पिता के तुल्य भी हमसे प्रीति करने वाला क्यों ना हो, न्याय करने वाला क्यों नहीं, वो भी हमें स्वीकारना है। तो स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी विचार, स्वदेश की संस्कृति सभ्यता, स्वदेश का स्वाभिमान और स्वदेशी व्यवस्था, देश की स्वाधीनता, इसका उद्घोष महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया। उन सब महापुरुषों को हम याद करते हैं और अपने संगठन में एक वरिष्ठ कार्यकर्ता जिसने जीवन भर स्वदेशी को जिया। और हम क्योंकि संगठन में जाति को प्राधान्यता नहीं देते और हमने इसलिए पहले इस राजीव भवन ही इसका नाम रखा था, लेकिन बहुत से लोग जिनमें बहुत ज़्यादा अभी भी जाति के आग्रह बहुत ज़्यादा घुसे हुए हैं, वो उनसे मुक्त नहीं हो पाते हैं। उन्होंने हमको हजारों पत्र लिखे कि दीक्षित लिखो, दीक्षित लिखो, तो हमने जो है राजीव दीक्षित भवन लिख दिया। हमारे संगठन में हमने एक परंपरा बनाई है और अपने जीवन में हमने एक आदर्श बनाया है कि हम जाति सूचक शब्दों का प्रयोग अपने नामों के पीछे नहीं करते और इसीलिए हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी हों या राज्य प्रभारी हों, उनके पीछे मैं स्वयं कभी भी जाति सूचक नामों का प्रयोग नहीं करता। इसके पीछे एक भावना है कि हमारी
पहचान मूलतः भगवान से होनी चाहिए। हम अमृत पुत्र हैं, हम ऋषियों के पुत्र हैं। जब हम अमृत पुत्र हैं, ऋषियों के पुत्र हैं, तो हमारी मूल पहचान ऋषियों से है, हमारी मूल पहचान भगवान से है। तो स्वर्गीय राजीव भाई के स्मृति में हमने भारत स्वाभिमान के मुख्यालय का नाम राजीव दीक्षित भवन रखा। और इसके पीछे प्रयोजन ये था कि हम अपने छोटे से लेकर के और वरिष्ठ कार्यकर्ता के प्रति बहुत गौरव का, आदर का, सम्मान का भाव रखते हैं। और आज उनकी पुण्यतिथि भी है और उनका जन्म दिवस भी है। तो हम राजीव भाई के पुरुषार्थ को, उनके प्रयास को, संगठन के प्रति उनकी अखंड निष्ठा को याद करते हुए एक संकल्प लें कि जो हमने स्वदेशी का संकल्प लिया है, इसको दूसरों को भी दिलवाएं। तो किसी दिन किसी काम को विशेष रूप से करने से वो एक अभियान का रूप ले लेता है। तो हम इस रूप में कि औरों से भी स्वदेशी का व्रत दिलाएं कि देश का पैसा देश में रहे, आर्थिक दृष्टि से देश को हम स्वावलंबी बनाएं, सामाजिक दृष्टि से देश को स्वावलंबी बनाएं, शैक्षणिक दृष्टि से देश को स्वावलंबी बनाएं, हम उत्पादन की दृष्टि से देश को स्वावलंबी बनाएं, प्रोडक्शन की दृष्टि से, मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से, कृषि के क्षेत्र में देश हमारा स्वावलंबी हो, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा देश स्वावलंबी हो, राजनीतिक व्यवस्था में हमारा देश स्वावलंबी हो, और सुरक्षा के संदर्भ में हमारा देश स्वावलंबी हो। जो ज्ञान शक्ति होता है वो देश ही विश्व की महाशक्ति बनता है। और इस देश को ज्ञान के रूप में महाशक्ति बनाने के लिए, इसको जगत गुरु विश्व गुरु बनाने के लिए गुरुकुलम से लेकर के आचार्य कुलम से लेकर के विश्वविद्यालय की एक बड़ी श्रृंखला अभी शुरू की है। और भारत सैन्य शक्ति में, ज्ञान शक्ति में, अर्थ शक्ति में महाशक्ति था। ये तीन बड़े केंद्र होते हैं किसी देश की महाशक्ति बनने में। जो देश ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति होता है, जो देश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में महाशक्ति होता है, नॉलेज पावर और इकोनॉमिक पावर, उसके बाद आता मिलिट्री पावर। आज अमेरिकाई देश ऊंचाई पर खड़ा है तो उसने अपने देश में बहुत बड़ा नॉलेज बैंक बनाया और अपनी इकोनॉमी को बहुत ऊंचाई पर लेके गया। फिर ये परमाणु बम तो कोई भी बना सकता है, कोई टटपुंजिया देश भी बना सकता है। पाकिस्तान जैसा छोटा सा मुल्क जिसमें आज भी लोकतंत्र खड़ा नहीं हो पाया, उसने भी परमाणु बम बना रखा है। परमाणु बम बनाने से कोई देश महाशक्ति नहीं बन जाता। वह भी होनी चाहिए कि दूसरा हमको दबा ना सके। इसलिए ज्ञान शक्ति, अर्थ शक्ति और सैन्य शक्ति में, तीनों में जो महाशक्ति होगा वो विश्व का नेतृत्व करेगा। तो हमारा देश क्यों ना इन क्षेत्रों में आगे बढ़े। इस संकल्प को लेकर के पतंजलि पीठ की ओर से बहुत बड़ा अनुष्ठान पूरे देश भर में अभी हम चला रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम इसको बढ़ाएंगे और देश को महाशक्ति बनाएंगे। तो मैं कह रहा था, इसी यज्ञ में अपनी आहुति दी स्वर्गीय राजीव भाई ने और उनके प्रति भी पूरा संगठन बहुत ऊंचा गौरव का भाव रखता है। यद्यपि कुछ लोगों ने राजीव भाई को लेकर के भी एक बहुत बड़ी जो है दुकानदारी खड़ी कर ली है कि राजीव भाई, मैं तो कहता हूँ कोई भी जो देश के लिए जीता है वो किसी की विरासत नहीं होता है। चाहे वो स्वामी रामदेव हो, चाहे वो आचार्य बालकृष्ण हो, महर्षि दयानंद हो, स्वामी विवेकानंद हो, श्री अरविंद हो, गौतम कहा, जन्मे पाणिनि, पतंजलि, अपनी ऋषियों की पावनी परंपरा, भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, कोई व्यक्ति जो है वो किसी की बपोती नहीं होता है। हम भी राजीव भाई का हमने कोई पेटेंट नहीं करवा रखा है। हम कहते हैं जो भी स्वदेशी से प्यार करता है वो उनके विचारों से प्यार करे। लेकिन कुछ लोगों ने राजीव भाई का व्यवसायीकरण किया हुआ है। हम उस व्यवसायीकरण के पछड़े में नहीं पड़ना चाहते और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से भी आह्वान करना चाहता हूं जो स्वर्गीय राजीव भाई का व्यवसायीकरण कर रहे हैं। पहले भी उनकी कैसेटों के नाम पर व्यापार हुआ और उनका बहुत अनादर तिरस्कार हुआ। जब हमारे पास में आए थे उस समय रोते बिलखते मेरे पास राजीव भाई आए कि स्वामी जी जो है इन कैसेटों ने और इस साहित्य ने मेरा जीना दूभर कर दिया है, मेरी जान पर आफत बनाई है। कि एक बहुत बड़ा समूह था,
करीब उसका एक नेतृत्व करने वाले कुछ लोग थे, वो हर दिन किसी दिन 500 किसी दिन 1000 ईमेल भेजते थे स्वर्गीय राजीव भाई के बारे में और बहुत दुष्प्रचार करते थे। फिर अंततः राजीव भाई ने जो है अपनी जो भी उनके पास में जो कुछ अर्जित था, एक भूमि थी वर्धा में, वो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट को दान दी। मैंने करीब 1 वर्ष तक इस बात को लगातार उनसे कहा कि आप किसी भी ट्रस्ट को दान दे दीजिए, हमको दान नहीं चाहिए। स्वर्गीय राजीव भाई से हमने इस बात को कई बार कहा कि हमको ये दान नहीं चाहिए, आप रितम्भा दीदी को दान दे दिए वात्सल्य ग्राम को, आप किसी गौशाला को दान दे दीजिए जमीन, हमको नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो भारत स्वाभिमान को ही देना है। यद्यपि राजीव भाई से भी प्रमाद में कुछ ऐसी चीजें हुई कि जब वो भारत स्वाभिमान से नहीं जुड़े थे तो उनके मुख से भी कभी कभी वाणी का प्रमाद हो जाता है। तो ऐसे शब्द निकले, कभी कभी आदमी जो है जब वो जागरूक नहीं होता है तब वाणी का प्रमाद हो जाता है। तो ऐसे में उन्होंने चाहे हमें लेके या अपने संगठन को लेके कोई टिप्पणी भी कर दी, तो मुझे सब संज्ञान था जब वो मेरे पास आए और उन्होंने स्वीकार भी किया कि स्वामी जी मुझसे वाणी का प्रमाद हुआ है, कभी कभी आप मुझे माफ कर देना। तो हमने ये हमारी परंपरा रही है कि जब भी कोई ऐसा संदर्भ आता है तो वाणी का प्रमाद किसी से भी हो सकता है। लेकिन जब वो हमारे पास आए तो एक निष्ठा से फिर उन्होंने स्वदेशी के काम को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन पुरुषार्थ किया। हम उनके पुरुषार्थ को प्रणाम करते हैं और सभी से आज आह्वान करते हैं, जब कोई मानव पुरुषार्थ करता है तो उससे भी यदि कहीं पर भी कोई भूल भी हो जाए तो भी उसको हमें नहीं देखना होता है। वो भूल किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, क्योंकि जो है जीवन के इस उत्थान के क्रम में यदि मैं मान लीजिए 99% इस बात के लिए सजग रहता हूं कि मैं सत्व से सदा प्रकाशित रहूं, लेकिन एक क्षण के लिए भी वाणी से कोई प्रमाद हो सकता है, एक क्षण के लिए भी। तो उसको इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा यानी अस्माकं सूचितानि तानि तो उपास्यानि नोहितराणि। तो ऐसी भावना के साथ हम आज के इस दिन को स्वदेशी दिवस के रूप में हम याद करते हैं और आज एक संकल्प सब लेते हैं कि हम तो स्वदेशी का पालन करेंगे ही। हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, खुद सत्य का आचरण करना, दूसरों से करवाना, खुद योग के पथ पर चलना, दूसरों से योग के पथ पर चलाना, खुद अहिंसा के मार्ग पर चलना, दूसरों को अहिंसा के मार्ग पर चलाना, खुद स्वदेशी के मार्ग पर चलना, औरों को चलाना, खुद योग के मार्ग पर चलना, औरों को चलाना। ये संगच्छध्वम संवदध्वम, माने सेल्फ रियलाइजेशन से लेकर के कलेक्टिव रियलाइजेशन, ये हमारी परंपरा है। इस परंपरा को हम निर्वहन करते हुए आज सब संकल्प ने कि हम इस स्वदेशी के अभियान को बहुत दूर तक लेके जाएंगे। और स्वदेशी हमारे लिए कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है। अभी भी पतंजलि योगपीठ परिवार के माध्यम से, पतंजलि आयुर्वेद के माध्यम से जो भी स्वदेशी का अभियान चल रहा है, इसका मकसद है स्वदेशी से राष्ट्र स्वावलंबी बने। हम वैयक्तिक जीवन में तप का पालन करते हुए जो हमारे पास सामर्थ्य है, समृद्धि है, उसका उपयोग हम सेवा में करें। और पूरे विश्व में एकमात्र पतंजलि आयुर्वेद ऐसा संस्थान है जो 100% जो कुछ उसमें लाभ आता है उसका उपयोग सेवा में करता है। और अभी भी पूरे देश भर में पहले 500 और उसके आगे कहां तक जाएगा, 5000 जाएगा या कहां तक जाएगा, ये आगे अभियान जाएगा। ये शिक्षा का काम आगे बढ़ेगा। वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के समन्वय से एक पूर्ण जागृत, पूर्ण प्रकाशित ऐसे महामानवों का, दिव्य मानवों का दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य नेतृत्व का निर्माण होगा, जिससे कि भारत पुनः विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम होगा। ये काम आगे बढ़े, सब स्वदेशी का संकल्प लेंगे। मेरे साथ मंत्र बोलते हुए ओम अग्नि व्रतपति व्रतम चरिष्यामि और फिर राष्ट्राय स्वाहा के साथ सब स्वदेशी का व्रत लेंगे, सबको दिलवाएंगे। मुझे लगता है स्वर्गीय राजीव भाई की एक ही दिन उनका ये पुण्यतिथि भी और एक ही दिन उनकी ये जन्म तिथि भी है। जो भी भगवान का विधान है उनके लिए भी हमारी यही श्रद्धांजलि होगी कि हम स्वयं स्वदेशी का पालन करें और औरों को इसके लिए प्रेरित करें। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमन्वितात् सत्यमुपैमि स्वाहा। ओम राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्नमम। ओम राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्नमम। ओम
राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं न मम ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ये स्वदेशी बहुत गहरा दर्शन है और ये ऐसा दर्शन है जो किसी भी देश को अपने पांव पे खड़ा कर सकता है। और इस दर्शन ने पिछले 200 वर्ष में दुनिया के कई देशों में ऐसे चमत्कार किए हैं कि वो देश आज दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति बन गए हैं। मैं आपको नाम लेके कुछ उदाहरण से बताऊं। ये अमेरिका आज दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बना हुआ दिखाई देता है आपको। ये स्वदेशी के दर्शन में से निकला हुआ देश है। अमेरिका ने बहुत लंबे समय तक अपने देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया। जैसे हमारे देश में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी स्वदेशी आंदोलन के प्रखर प्रवक्ता हैं, प्रखर दिशा निर्देशक हैं, अगर अंग्रेजी में कहें तो लीडर हैं। वैसे ही अमेरिका में स्वदेशी आंदोलन के एक बहुत प्रखर प्रवक्ता पैदा हुए थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। उन्होंने अपने पूरे देश को स्वदेशी की तरफ मोड़ दिया था। अमेरिका बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा था अंग्रेजों का, लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे नेताओं के कारण वो अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ और स्वदेशी के रास्ते पर आगे बढ़ गया और वो अमेरिका आज दुनिया की महाशक्ति बन गया। आप अगर हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि मात्र पिछले 200 वर्षों में अमेरिका दुनिया की महाशक्ति बन गया। 200 वर्ष पहले तक अमेरिका का कोई अस्तित्व नहीं था। आर्थिक दुनिया में, व्यापार की दुनिया में, उद्योग की दुनिया में, सुरक्षा व्यवस्था की दुनिया में, तकनीकी की दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में कोई भी अमेरिका का नाम लेने वाला नहीं था आज से 200 साल पहले तक। एक दूसरा उदाहरण देता हूं। आज से लगभग 100 साल पहले तक जापान का कोई नाम लेवा नहीं था दुनिया में। जापान भी गुलाम रहा है दुनिया में कई देशों का। जापान जब अमेरिका का गुलाम था तब आपको मालूम है अमेरिका ने 2 एटम बम जापान पे गिरा दिए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में, और पूरे जापान को तोड़ दिया था अमेरिका ने, ध्वस्त कर दिया था। वो जापान पिछले 60 वर्षों में, 70 वर्षों में सारी दुनिया के सामने पूरी इज्जत और सम्मान से खड़ा है। अमेरिका के बाद दूसरा नाम अगर लिया जाता है दुनिया में तो वो जापान का नाम लिया जाता है। हमारा एक पड़ोसी देश है, उसका नाम है चीन। आपको मालूम है चीन भी एक समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। अंग्रेजों ने चीन पे भी कब्जा किया था और पूरे चीन के समाज को अंग्रेजों ने नशे में डुबो दिया था। चीन को खड़ा होने में बहुत समय लगा, लेकिन चीन खड़ा हुआ। 1949 तक अगर चीन के बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि चीन भिखारी देश था। उनको खाना खाने के लिए जो चावल चाहिए वो उनके पास नहीं होता था। उनके उद्योग उनके पर्याप्त नहीं थे, व्यापार उनका अच्छा नहीं था 1949 तक। और 1949 माने आज से लगभग 60-61 साल पहले तक विदेशी कर्जे में डूबा हुआ था। पूरी तरह से ध्वस्त और अस्त व्यस्त देश था चीन। लेकिन चीन में एक बड़ा नेता पैदा हुआ। जैसे हमारे देश में मैं बार बार कहता हूं परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी स्वदेशी की अलख जगा रहे हैं, ऐसे ही चीन में एक नेता पैदा हुआ, उसका नाम था माओ जेडोंग। उसने पूरे देश को स्वदेशी के रास्ते पे डाल दिया और चीन के लोगों के दिल दिमाग में स्वदेशी चिंतन, स्वदेशी दर्शन ऐसे भर दिया कि पूरा चीन पिछले 60 साल में अपने पैरों पे खड़ा हो गया। और आज चीन पूरी दुनिया को अनाज खिला रहा है, पूरी दुनिया को भोजन करा रहा है। सारी दुनिया के बाजारों में 25% से ज़्यादा सामान चीन का भरा हुआ है। तो ये सभी देश दुनिया में अगर आप उनका अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा कि वो ताकत से खड़े हुए, स्वावलंबन के साथ और स्वदेशी के आधार पर।
इतने सारे देश अगर स्वदेशी के आधार पर दुनिया भर में खड़े हो सकते हैं और महाशक्ति बन सकते हैं, तो भारत भी स्वदेशी के आधार पर ही खड़ा होकर दुनिया की महाशक्ति बन सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर आप विदेशियों पर निर्भर हैं, परावलंबी हैं, तो आप दुनिया में कभी कोई ताकत हासिल नहीं कर सकते। आपके दोनों हाथों के नीचे कोई विदेशी बैसाखी लगी हुई है, जिस दिन उसने किसी ने हटा ली वो बैसाखी, आप तो गिर जाएंगे। तो विदेशी बैसाखियों पर परावलंबी होके, विदेशी चिंतन से, विदेशी अर्थव्यवस्थाओं की नीतियों की नकल से कोई देश कभी आगे नहीं आता। हर देश को आगे आने के लिए स्वदेशी का चिंतन, स्वदेशी का मनन और स्वदेशी का अनुपालन करना पड़ता है अपने जीवन में। तो भारत को हम महाशक्ति बनाना चाहते हैं, ये हमारा संकल्प है। भारत स्वाभिमान जो गठित हुआ है उसके कई संकल्प हैं, उनमें से सबसे बड़ा संकल्प है कि भारत माता को विश्व गुरु बनाना है, विश्व के सर्वोच्च पद पर स्थापित करना है और हमारे देश को दुनिया का सिरमौर बनाना है। तो दुनिया का सिरमौर अगर भारत बनेगा, विश्व में सर्वोच्च महाशक्ति भारत बनेगा, तो ये भी स्वदेशी के ताकत से बनेगा, स्वावलंबन की ताकत से बनेगा। इस दृष्टि से मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं थोड़ी पुरानी बात करके अपनी आज की बात कहूँगा। पुरानी बात माने हमारे इतिहास की बात थोड़ी देर में करूँ कि भारत कभी दुनिया में विश्व की महाशक्ति था, विश्व का सिरमौर था, ये हमारे दस्तावेज बताते हैं। अंग्रेजों के आने के समय तक और अंग्रेजों के आने के पहले तक ये देश सारी दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति था, महाशक्ति था। हमें तो इतिहास में ये बताया गया कि भारत हमेशा से कमज़ोर देश था, भिखारी देश था, गरीब देश था, सपेरों का देश था, लुटेरों का देश था, डकैतों का देश था, पूरा आकंठ दरिद्रता में डूबा हुआ देश था। ये तो अंग्रेज आए तो उन्होंने भारत का विकास कर दिया। तो हम अंग्रेजों को इस दृष्टि से देखने लगे और अंग्रेजों ने ये इतिहास हमारा हमको बनाकर पढ़ा दिया और दुर्भाग्य से ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग उसी इतिहास को मानने लगे। अंग्रेजों ने भारत के बारे में जो कहा भारत की इतिहास की किताबों में, उसके बिल्कुल उलट उन्होंने कहा भारत के बारे में इंग्लैंड की इतिहास की किताबों में। ये दो अंग्रेज नहीं कह रहे हैं, 200 से ज्यादा अंग्रेज इतिहासकार ये कह रहे हैं अपनी अपनी इतिहास की किताबों में और दस्तावेजों में कि भारत के घरों में सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे रहता है जैसे गेहूं और चने का ढेर रहता है, क्योंकि समृद्धि और संपत्ति बहुत है। तो ऐसा देश भारत रहा, सोने का देश, चांदी का देश, हीरे जवाहरात का देश, मोती माणिक पन्नों का देश। इसलिए सारी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी रहीं और इसलिए भारत के बारे में अंग्रेजों ने एक उपमा दी कि ये सोने की चिड़िया है, ये सोने की चिड़िया है। तो ये सोने की चिड़िया मतलब सोने से भरपूर, चांदी, हीरे जवाहरात, मोती माणिक से भरपूर देश रहा। ऐसा देश था। अगर ऐसा देश था तो संपूर्ण स्वदेशी और स्वावलंबी ही रहा होगा, उसके अलावा ये देश बन नहीं सकता ऐसा। तो उसकी खोज जब हम लोग करते हैं आजकल और आगे भी करते रहेंगे तो पता चल रहा है कि इतना स्वदेशी और स्वावलंबन इस देश में रग रग में भरा हुआ था कि ये देश अद्भुत बना। अब मैं मूल बात पे आ रहा हूं कि भारत का ये जो स्वावलंबन और स्वदेशीपन था ये आया कहां से? तो ये आया हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में से। अंग्रेजों के आने के पहले तक भारत की अर्थव्यवस्था को दो हिस्सों में बांटकर अगर हम देखें तो एक थी नगरीय अर्थव्यवस्था और एक थी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो मूल में थी और नगर की जो अर्थव्यवस्था थी वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित हुआ करती थी। मतलब सीधे शब्दों में कहूं तो गांव हमारे संपूर्ण स्वावलंबी हुआ करते थे और नगर हमारे गांव के ऊपर निर्भर हुआ करते थे। मतलब सीधा सा ये है कि गांव में उत्पादन होता था और नगर में जाकर वो बिका करता था। नगरों में व्यापार होता था और गांव में उत्पादन होता था। हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो थोड़े हिस्से में नगर की अर्थव्यवस्था थी और बड़े हिस्से में ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। हर स्तर पर यह देश स्वावलंबी हो सकता है क्योंकि भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने इस देश को इतना दिया है, दिल खोल कर दिया है, जी खोल कर दिया है।
बस वो दिखाई देना चाहिए और उसका सही नियोजन करने की बुद्धि और क्षमता हम में आनी चाहिए और उसके हिसाब से तकनीकी और विज्ञान का विकास हमें करना है और वैसे संकल्पवान लोगों को खड़ा करना है जो इस काम को कर सकें। तो आप सभी वो संकल्पवान लोग हैं जो आने वाले समय में इस देश में खड़े होंगे और शायद भारत स्वाभिमान ही इस काम में अगुवाई करेगा, लीडरशिप लेगा और भारत देश को जो भी जरूरत की तकनीकी है, जो भी जरूरत के संसाधन है, उसको उपलब्ध कराने में, नीतियां बदलवाने में, कानून बदलवाने में और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में हमारी भूमिका सबसे अग्रणी होने वाली है। इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को आप जिस दिन महसूस करना शुरू कर लेंगे उसी दिन ये हो जाना शुरू हो जाएगी। मेरी एक छोटी सी बात को हमेशा याद रखिएगा, कोई भी काम दुनिया में असंभव नहीं होता, करने वालों का संकल्प कितना बड़ा है महत्व इस बात का होता है। आपका संकल्प जिस दिन बड़ा हो जाएगा, अपने से बड़ा, परिवार से बड़ा, गांव से बड़ा, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जिस दिन आप संकल्प करना शुरू कर देंगे, हर काम हमारे लिए सामान्य काम हो जाएगा, मामूली काम हो जाएगा जिसको हम आसानी से कर पाएंगे। यही भावना के साथ आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से सब लोगों में भारत स्वाभिमान की ज्योति जले, हर दिल में यह प्रकाश पैदा हो जाए और सारा देश इकट्ठा होकर देश के स्वावलंबन को बढ़ाए, स्वदेशी के मार्ग पर चलकर और हम इस काम में सफलता पाएं, ऐसी ईश्वर से कामना के साथ आभार। बहुत धन्यवाद। भारत स्वाभिमान का जो अभियान अपने भारत में परम पूजनीय स्वामी जी के नेतृत्व में जो शुरू हुआ है, ये अभियान भारत की दशा को और दिशा को ठीक करने वाला है। भारत की गरीबी, भारत की भूखमरी, भारत की बेरोजगारी, भारत के किसानों की बेबसी, भारत के मजदूरों की लाचारी, हमारे देश की महिलाओं बहनों पर होने वाले अत्याचार, हमारी माताओं बहनों की लुटने वाली इज्जत, ये जो सारे गंभीर प्रश्न पैदा हुए हैं हमारे देश में, इन प्रश्नों का समाधान ढूंढने का प्रयास है ये भारत स्वाभिमान का अभियान। और इस अभियान की सफलता 100% निश्चित है। ये अभियान पूरी तरह से सफल होगा। श्री राम ने भी रावण को मारकर व्यवस्था परिवर्तन ही किया था, आप ध्यान रखिएगा। खाली सत्ता परिवर्तन नहीं किया था, व्यवस्था परिवर्तन किया था और व्यवस्था को आमूलचूल बदल दिया था। श्री कृष्ण ने कंस को मारकर व्यवस्था परिवर्तन किया था, पूरी व्यवस्था को आमूलचूल बदल दिया था। तो सारे महापुरुष इस देश में जो आते रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन के काम के लिए आए हैं। सत्ता परिवर्तन किसी का लक्ष्य नहीं था, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन होने के लिए सत्ता परिवर्तन पहला चरण होता है, इसलिए उन्होंने सत्ता का भी परिवर्तन किया था और अंत में व्यवस्था का भी परिवर्तन किया था। भारत स्वाभिमान अभियान का भी उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें व्यवस्था परिवर्तन ही करना है। इसमें से सत्ता परिवर्तन हो जाए तो वो हमारे लिए पहले चरण की बात है, हमारा अंतिम चरण तो व्यवस्था परिवर्तन का काम है। तो हमारे सेनापति परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, हमारे शुभेच्छक, हमको आशीर्वाद देने वाले परम पूजनीय आचार्य श्री, ये सब हमारे साथ में हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, हमारे साथ हमको उत्साह दे रहे हैं, हमको दिशा दिखा रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं। क्योंकि दिशा और रास्ते का बड़ा महत्व होता है व्यवस्था परिवर्तन के काम में। थोड़ी सी दिशा भटक जाए तो पूरा आंदोलन खत्म हो जाता है। अपने व्यक्तिगत जीवन से अंग्रेजियत को हटाना है, अपने राष्ट्र जीवन से अंग्रेजियत को हटाना है, अपने व्यक्तिगत जीवन से अंग्रेजी भाषा को हटाना है, अपने राष्ट्र जीवन से भी अंग्रेजी भाषा को हटाना है, अपने व्यक्तिगत जीवन से अंग्रेजी भूषा को हटाना है, अपने राष्ट्र जीवन के एक एक स्तर से अंग्रेजियत को हटाना है। इन सब हटाने के अभियानों में हम सब सेनानी बनेंगे और हमारे सेनापति परम पूजनीय स्वामी जी का एक एक निर्देश और एक एक आदेश का अपने जीवन के अंतिम दिन तक पालन करेंगे। क्योंकि संगठन जो होता है पूर्ण अनुशासन से चले तभी सफलता हासिल करता है। 1857 की आजादी में पूरे संगठन ने तय किया था 31 मई को सारे देश में एक साथ आजादी की लड़ाई शुरू होगी, लेकिन कुछ अति उत्साही क्रांतिवीर नौजवानों ने 31 मई की तारीख को भुला दिया। 10 मई को ही सारा आजादी का लड़ाई का काम शुरू कर दिया। संगठन का निर्देश उस समय चूक गए मानने से परिणाम यह हुआ कि हम आजादी हासिल करने में 100 साल पीछे चले गए।
5,000 विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनियां आज इस देश में हैं। देश का आने वाला समय कैसा होगा, इस अंदाजे को मन में रखकर आप तैयार होइए, संकल्प करिए और इस देश में फिर से एक बड़ा आंदोलन शुरू करिए, स्वदेशी का, स्वराज्य का, अपने देश की आज़ादी को बचाने का, अपनी स्वतंत्रता को बचाने का, अपने स्वराज्य और स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से स्थापित कराने का। और उसी आंदोलन का नाम है भारत स्वाभिमान, उसी अभियान का नाम है भारत स्वाभिमान। तो आप सब भारत स्वाभिमान के सक्रिय सेनानी बने और हमारे सेनापति परम पूजनीय स्वामी जी के निर्देशन में अपनी पूरी जिंदगी की सार्थकता इसी काम में ढूंढें और खोजें कि हम भारत की दोबारा गुलामी आने नहीं देंगे और आधी अधूरी आज़ादी को पूरी आज़ादी में परिवर्तित करेंगे। भूतकाल में जो भारत सोने की चिड़िया था, सारी दुनिया का विश्व गुरु था, भविष्य में भी भारत सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनेगा, ऐसी हमारे मन में दृढ़ संकल्प की भावना हो। ईश्वर हमको इसके लिए ताकत दे, शक्ति दे, संकल्प दे। इस भावना के साथ आभार, धन्यवाद। स्वतंत्रता आना अभी बाकी है, स्वराज्य आना अभी बाकी है। अपना राज्य, अपना तंत्र, अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना भोजन, अपना भजन, अपने वस्तुएं, सब कुछ अपना हो, ऐसी आज़ादी अभी आना बाकी है। और उस आज़ादी के लिए भारत स्वाभिमान का गठन हुआ है और हम सबको उसी उद्देश्य के लिए लगना है। एक संकल्प हम सब अपने मन में करके यहाँ से उठें कि जो आज़ादी आई है वो अधूरी है, पूरी नहीं है। जो स्वतंत्रता आई है उसमें अपना तंत्र नहीं बन पाया है। जो स्वराज्य हमें मिला है इसमें अपना राज्य स्थापित अभी तक नहीं हो पाया है। जो भाषा हमें मिली है ये अपनी नहीं है, जो भूषा मिली है वो अपनी नहीं है, जो भोजन मिला है हमें अंग्रेजियत का वो अपना नहीं है। तो भाषा, भूषा, भोजन, भजन, भेषज सब अपना हो, तंत्र अपना हो, राज्य अपना हो, ऐसी एक आदर्श व्यवस्था स्थापित करने के लिए भारत स्वाभिमान का गठन हुआ है। हम सब इसके सिपाही हैं, स्वामी जी इसके सेनापति हैं, उनका निर्देश और आदेश मिलेगा और इसी भारत स्वाभिमान में हम लगेंगे। ऐसा बोलकर आप सभी को आभार, धन्यवाद, प्रणाम। भारत माता की जय। भारत का एक अतीत तो है जो बहुत पुराना है, वेदों के समय का है, वेदकालीन है और वो 10वीं शताब्दी तक चलता है। वेदों के समय से लेकर 10वीं शताब्दी तक का। परम पूजनीय स्वामी जी ने उसके बारे में आपसे जरूर बात की होगी। मैं आपको भारत के उस अतीत के बारे में बात करूंगा जो अभी हाल में हमारे सामने रहा। 150-200 साल पहले तक, 18वीं शताब्दी तक, 17वीं शताब्दी तक, एक अंग्रेज की जानकारी मैं आपको दूं, उसका नाम है थॉमस बेब मैकॉले, टीबी मैकॉले जिसको हम कहते हैं। ये भारत में आया, करीब 17 वर्ष इस देश में रहा। सबसे ज्यादा जो अंग्रेज अधिकारी इस भारत में रहे उनमें से उसकी गिनती होती है मैकॉले की। और जब वो भारत में रहा तो भारत का काफी उसने प्रवास किया और अपने 17 साल के भारत के प्रवास के बाद वो इंग्लैंड गया और इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में उसने एक लंबा भाषण दिया। उस भाषण का थोड़ा सा अंश परम पूजनीय स्वामी जी द्वारा लिखित जो पुस्तक है शंखनाद, उसमें आप पढ़ सकते हैं। और वो अंश है, वो ये कह रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में, आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया, बट आई हैव नेवर सीन ए बैगर एंड थीफ इन दिस कंट्री इंडिया। इसका मतलब क्या है? वो ये कह रहा है कि मैं संपूर्ण भारत में प्रवास कर चुका हूं, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम में मैं जा चुका हूं, लेकिन मैंने कभी भी अपनी आंखों से भारत में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो चोर हो, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो बेरोजगार हो, एक भी व्यक्ति मैंने ऐसा नहीं देखा जो गरीब हो। वो कहता है कि भारत में इतना धन और इतनी संपत्ति और इतना वैभव मैंने देखा है कि इन भारतवासियों को गुलाम बनाना बहुत मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है। क्यों? वो खुद कहता है कि जो लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, समृद्धशाली होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, वो लोग जल्दी किसी के गुलाम नहीं होते। इसलिए भारतवासी हमारे गुलाम हो जाएंगे
ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैकॉले एक वाक्य और कहता है, उसको मैं सीधे सुनाता हूं। वो कहता है कि भारत में जिस व्यक्ति के घर में भी मैं कभी गया तो मैंने देखा कि वहां सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे कि चने का या गेहूं का ढेर किसानों के घरों में रखा जाता है। ये एक प्रमाण मैकॉले का भाषण ब्रिटेन की संसद में 2 फरवरी 1835 को। इसके बाद इससे भी बड़ा एक दूसरा प्रमाण मैं आपको देता हूं। एक अंग्रेज इतिहासकार हुआ, उसका नाम है विलियम डिग्बी। वो विलियम डिग्बी भारत के बारे में एक बड़ी पुस्तक लिखा है। उस पुस्तक का एक अंश थोड़ा सा सुनाता हूं आपको। उसने तो अंग्रेजी में लिखा है, मैं सीधे हिंदी करके बताता हूं। विलियम डिग्बी कहता है कि अंग्रेजों के पहले का भारत विश्व का सर्वसंपन्न कृषि प्रधान देश ही नहीं बल्कि एक सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक और व्यापारिक देश भी था। अंग्रेजों से पहले का भारत खाली खेती वाला भारत नहीं था, कृषि वाला भारत नहीं था, वो औद्योगिक और व्यापारिक देश भारत था जो सर्वश्रेष्ठ था। उसके आगे वो कहता है कि भारत की भूमि इतनी उपजाऊ है जितनी दुनिया के किसी देश में नहीं। फिर आगे कहता है कि भारत के व्यापारी इतने ज्यादा होशियार हैं जो दुनिया के किसी देश में नहीं। फिर वो आगे कहता है कि भारत के जो कारीगर हाथ से कपड़ा बनाते हैं उनका बनाया हुआ कपड़ा, रेशम का तथा अन्य कई वस्तुएं पूरे विश्व के बाजार में बिक रही हैं और इन वस्तुओं को भारत के व्यापारी जब बेचते हैं तो बदले में इन वस्तुओं के वो सोना और चांदी की मांग करते हैं जो सारे दुनिया के दूसरे व्यापारी आसानी के साथ भारतवासियों को दे देते हैं। फिर वो इसी में आगे कहता है कि भारत देश में इन वस्तुओं की उत्पादन के बाद की जो बिक्री की प्रक्रिया है वो दुनिया के दूसरे बाजारों पर निर्भर है और ये वस्तुएं जब दूसरे देशों के बाजारों में बिकती हैं तो भारत में सोना और चांदी ऐसे प्रवाहित होता है जैसे नदियों में पानी प्रवाहित होता है। इसका मतलब बहुत साफ है कि आज से 300 साल पहले का भारत निर्यात प्रधान देश था। एक भी वस्तु हम विदेशों से नहीं खरीदते थे और वस्तुओं को बेचकर हम सोना चांदी सारी दुनिया से लेकर आते थे। विलियम डिग्बी जैसा एक बड़ा इतिहासकार हुआ, वो फ्रांस का हुआ। उसका नाम है फ्रांसवा पिराड। फ्रांसवा पिराड ने 1711 में भारत के बारे में एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है और उसमें उसने सैकड़ों प्रमाण दिए हैं। उस ग्रंथ में से एक छोटा सा प्रमाण मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं। फ्रांसवा पिराड अपनी पुस्तक में कहता है कि भारत देश में मेरी जानकारी में 36 तरह के ऐसे उद्योग चलते हैं जिनमें उत्पादित होने वाली हर वस्तु विदेशों में निर्यात होती है। फिर वो आगे लिखता है कि भारत के सभी शिल्प और उद्योग उत्पादन में सबसे उत्कृष्ट, कलापूर्ण और कीमत में सबसे सस्ते हैं। फिर उसके बाद एक स्कॉटिश है जिसका नाम है मार्टिन। वो इतिहास की पुस्तक में भारत के बारे में कहता है कि ब्रिटेन के निवासी, इंग्लैंड के निवासी जब बर्बर और जंगली जानवरों की तरह से जीवन बिताते रहे तब भारत में दुनिया का सबसे बेहतरीन कपड़ा बनता था और सारी दुनिया के देशों में बिकता था। और ये मार्टिन नाम का जो स्कॉटिश हिस्टोरियन है ये कहता है कि मुझे ये स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है कि भारतवासियों ने सारी दुनिया को कपड़ा बनाना और कपड़ा पहनना सिखाया है। सारे इतिहासकार जो भारत के बारे में शोध करते हैं वो ये कहते हैं कि भारत के उद्योगों का और भारत की कृषि व्यवस्था का, भारत के व्यापार का सारी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। अब इसके आगे एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाहता हूं। अंग्रेजों की संसद में भारत के बारे में बार बार समय समय पर बहस होती रही है। तो सन 1813 में भारत के बारे में एक बहस हो रही है। तो भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में कहा जा रहा है कि सारी दुनिया में जो कुल उत्पादन होता है उसका 43% उत्पादन अकेले भारत में होता है। लोहा इस्पात बनाने की जो टेक्नोलॉजी भारत में रही है वैसी दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। अंग्रेजों का ये जो अधिकारी है कैम्पबेल, वो ये कहता है कि भारत का बनाया हुआ लोहा, भारत का बनाया हुआ इस्पात सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और ये जो सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है उसके बारे में वो एक मुहावरा दे रहा है और वो कह रहा है कि इंग्लैंड में या यूरोप में अच्छे से अच्छा जो लोहा बनता है
वो भारत के घटिया से घटिया लोहे का भी मुकाबला नहीं कर सकता। एक जेम्स फ्रैंकलिन नाम का अंग्रेज है, बहुत बड़ा मेटलर्जिस्ट उसको माना जाता है, बहुत बड़ा उसको जो है धातुकर्मी विशेषज्ञ माना जाता है। वो ये कहता है कि भारत का स्टील दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। यूरोप में सबसे अच्छा स्टील इस समय बनता है स्वीडन में, लेकिन भारत का स्टील उससे कई गुना अच्छा है। भारत के कारीगर स्टील को बनाने के लिए जो भट्टियां तैयार करते हैं, जिनको हम अंग्रेजी में ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं, वह दुनिया में कोई नहीं बना पाता। वो कहता है कि इंग्लैंड में लोहा बनाना तो हमने 1825 के बाद शुरू किया, भारत में तो लोहा 10वीं शताब्दी से ही हजारों हजारों टन में बनता रहा है और दुनिया के देशों में बिकता रहा है। अब इसके थोड़ा आगे चलूं, अगर स्टील इतनी अच्छी क्वालिटी का है तो एक अंग्रेज अधिकारी है, उसका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल ए वॉकर। उसने भारत के शिपिंग इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा रिसर्च किया है। वो ये कहता है कि भारत का जो अद्भुत लोहा है, स्टील है, ये जहाज बनाने के काम में बहुत ज्यादा आता है। और वो कहता है कि दुनिया में जहाज बनाने की सबसे पहली कला और सबसे पहली तकनीकी भारत में ही विकसित हुई है और दुनिया के देशों ने पानी के जहाज बनाना भारत से सीखा है और किसी देश के पास पानी का जहाज बनाने की तकनीकी उपलब्धि नहीं रही है। तो भारत टेक्नोलॉजी में बहुत ऊंचा है और इसी तरह से विज्ञान में भी बहुत ऊंचा है। भारत के विज्ञान के बारे में एक दो नहीं 20 अंग्रेजों ने रिसर्च की है, शोध की है, और वो ये कहते हैं कि भारत में विज्ञान की 20 से ज्यादा शाखाएं हैं जो बहुत ज्यादा पुष्पित और पल्लवित हुई हैं। एक बात आप सभी जानते हैं, वो ये कि एक यूरोप का वैज्ञानिक हुआ, उसका नाम है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस के बारे में सारी दुनिया ये कहती है कि उसने पहली बार बताया कि सूर्य का पृथ्वी के साथ क्या संबंध है। पहली बार सारी दुनिया को पृथ्वी और सूर्य के अंतर संबंधों के बारे में बताने वाला यूरोप का वैज्ञानिक कॉपरनिकस माना जाता है। और उस कॉपरनिकस के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो पहला यूरोपियन वैज्ञानिक है जिसने सूर्य से पृथ्वी की दूरी का अनुमान लगाया। फिर वो पहला वैज्ञानिक है जिसने सूर्य के दूसरे उपग्रहों के बारे में जानकारी सारी दुनिया को दी। लेकिन इस कॉपरनिकस की बात को अंग्रेज ही कह रहा है कि ये असत्य है, झूठ है। वो ये कह रहा है वॉकर कि अंग्रेजों के हजारों साल पहले, यूरोपियन लोगों के हजारों साल पहले भारत में ऐसे विशेषज्ञ वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने पृथ्वी से सूर्य की दूरी का ठीक ठीक पता लगाया है और भारत के शास्त्रों में उसको दर्ज कराया। यजुर्वेद में विशेष रूप से ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, श्लोक हैं, मंत्र हैं जिनसे बहुत सारा स्पष्ट ज्ञान मिलता है खगोल शास्त्र का। आपको सुन के हैरानी होगी कि कॉपरनिकस का जिस दिन जन्म हुआ था यूरोप में, उससे ठीक लगभग 1000 साल पहले एक भारतीय वैज्ञानिक ने पृथ्वी से और सूर्य की दूरी कितनी है बिल्कुल ठीक ठीक नाप उन्होंने बता दिया था। और हमारे वो वैज्ञानिक का नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की जो दूरी है, आप हैरान हो जाएंगे, कॉपरनिकस ने जितनी दूरी नापी है मील में, वो सारी की सारी दूरी आर्यभट्ट ने कॉपरनिकस के जन्म के 1000 साल पहले नाप ली थी। और जितनी दूरी श्री आर्यभट्ट जी ने कह दी है, उस दूरी में 1 इंच इधर और उधर यूरोप का वैज्ञानिक कर नहीं पाया। वही दूरी आज यूरोप में मानी जाती है, अमेरिका में मानी जाती है, प्रमाणित है। तो आप अंदाजा लगाएं कि जब इस देश में ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने धरती से सूर्य की दूरी नाप ली हो, और वो भी यूरोप से 1000 साल पहले, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विज्ञान कितना विकसित रहा होगा इस देश में। इसका माने भारत के वैज्ञानिकों की नक्षत्रों के बारे में, खगोल विद्या के बारे में बहुत गहरी गहरी रिसर्च है, शोध है, ये इसी के आधार पर हो सकता है। तो इस तरह का भारत है। और एक दो जानकारी दूं शिक्षा के बारे में कि भारत का अतीत अगर हमें अच्छे से समझना है तो भारत की शिक्षा को समझना पड़ेगा, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी जो भी विकसित होती है उसका आधार शिक्षा व्यवस्था होती है। सबसे पहला एक प्रमाण मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक जर्मन दार्शनिक हुआ, उसका नाम है मैक्स मूलर। ये मैक्स मूलर ने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर सबसे ज्यादा शोध कार्य किया है। और वो ये कहता है
कि मैं भारत की शिक्षा व्यवस्था से इतना प्रभावित हूं, शायद ही दुनिया के किसी देश में इतनी सुंदर शिक्षा व्यवस्था होगी जो भारत में है। और भारत के बंगाल राज्य के बारे में मैक्स मूलर एक आंकड़ा दे रहा है कि मेरी जानकारी में 80,000 से अधिक गुरुकुल पूरे बंगाल में सफलता के साथ पिछले हजारों साल से चल रहे हैं। 80,000 गुरुकुल, ये मैक्स मूलर ने गिनती करवाई है। और सिर्फ एक राज्य के बारे में, एक राज्य है बंगाल। इसी तरह से एक अंग्रेज विद्वान है, शिक्षा शास्त्री है, उसका नाम है लुडलो, और लुडलो आता है भारत में और करीब 16-17 साल रहता है इस देश में, और 16-17 साल रहकर भारत में घूमा है। घूमने के बाद शिक्षा व्यवस्था पर उसने सर्वेक्षण किया है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां कम से कम एक गुरुकुल नहीं है। कम से कम माने हर गांव में कम से कम एक गुरुकुल तो है ही, एक से भी ज्यादा है। फिर आगे वो कह रहा है कि भारत के बच्चे एक भी ऐसे नहीं हैं जो गुरुकुल में ना जाते हों पढ़ाई के लिए, माने सभी बच्चे गुरुकुल में जाते हैं पढ़ाई के लिए। अब आप पूछेंगे कि ये लुडलो किस समय की बात कर रहा है? ये लुडलो 18वीं शताब्दी की बात कर रहा है, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा है। उसके अलावा एक और अंग्रेज है जिसका नाम है G.W. लिटनर। वो ये कहता है कि मैंने भारत के उत्तर वाले इलाके का पूरा सर्वेक्षण किया है शिक्षा का, और मेरे सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 200 लोगों पर एक गुरुकुल चलता है। भारत में 200 लोगों पर एक गुरुकुल चलता है। पूरे उत्तर भारत की रिपोर्ट में वो ये निष्कर्ष दे रहा है। अब मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं आपसे, वो ये कि भारत ने कृषि उत्पादन में सर्वोच्चता हासिल की, भारत ने औद्योगिक उत्पादन में सर्वोच्चता हासिल की, भारत ने व्यापार में सर्वोच्चता हासिल की। ये सबका आधार था भारत की शिक्षा व्यवस्था। अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होती तो शायद भारत ये कोई भी काम अच्छा नहीं कर पाता। किसी भी देश का तरक्की का पैमाना हम जब नापते हैं ना कि इस देश का कितना विकास है, तो दो ही चीजों से वो पैमाना नापा जाता है और बनता है। पहला होता है स्वास्थ्य और दूसरा होता है चिकित्सा। भारत का स्वास्थ्य दुनिया में सबसे अद्भुत रहा है क्योंकि इस देश में चिकित्सा विज्ञान दुनिया में सबसे ज्यादा उन्नत स्थिति में रहा है। चिकित्सा विज्ञान में हजारों किस्म की आयुर्वेद की जड़ी बूटियां और सर्जरी की सारी विद्या पूरी दुनिया को यहीं से गई है। तो भारत चिकित्सा में बहुत ऊंचा, भारत तकनीकी में बहुत ऊंचा, भारत विज्ञान में बहुत ऊंचा, भारत उद्योग में बहुत ऊंचा, और इन सब के बाद भारत व्यापार में बहुत ऊंचा, और ये सबका आधार भारत शिक्षा व्यवस्था में सबसे ऊंचा। ऐसा अद्भुत देश हमारा भारत रहा है जो अंग्रेजों के आने के पहले तक था। तो फिर आप बोलेंगे इतनी गिरावट भारत में कैसे आई? ये सारी गिरावट भारत में आई अंग्रेजों की नीतियों के कारण और अंग्रेजों के कानूनों के कारण। अंग्रेजों ने देखा कि भारत की सारी व्यवस्थाएं इतनी अद्भुत हैं, तो इन सारी व्यवस्थाओं को खत्म करना है, तोड़ना है, क्योंकि गुलाम बनाना है भारत को। मैकॉले कहता है कि भारत को गुलाम बनाना है तो भारत की संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा, इन सब का नाश करना पड़ेगा। तो उनका नाश करने के लिए उन्होंने कानून बनाए। सबसे पहले एक कानून बनाया, इंडियन एजुकेशन एक्ट, और उस कानून के आधार पर भारत के गुरुकुल बंद किए गए और धीरे धीरे भारत की शिक्षा व्यवस्था का नाश हो गया। फिर अंग्रेजों ने एक दूसरा कानून बनाया कि भारत की वस्तुओं पर ज्यादा से ज्यादा कर लगाओ और अंग्रेजी वस्तुओं को भारत में टैक्स फ्री कराओ। उसके बाद भारत के कारखाने बंद हो गए, फिर भारत का निर्यात खत्म हो गया। फिर भारत की कृषि व्यवस्था के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया कि किसानों के ऊपर 90% लगान लगाओ और किसानों की जमीनें छीनने के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाओ। उसके बाद हिंदुस्तान के किसान बर्बाद हो गए। फिर किसानों के काम आने वाली गाय और बैल, इनका कत्ल कराओ, और सबसे पहला कत्ल खाना अंग्रेजों ने शुरू किया कलकत्ता में, जो आज भी चल रहा है। अंग्रेज उसमें 350 गाय रोज काटते थे, अब उस कत्ल खाने में 14,000 गाय रोज कट रही है। तो ये सारी की सारी दुर्व्यवस्था जो हमारे यहाँ पैदा हुई वो अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण और अंग्रेजों के गलत शासन व्यवस्था के कानूनों के कारण हुई। अगर अंग्रेजी शासन नहीं होता और अंग्रेजी कानून इस देश में लादे नहीं जाते तो आज मैं इस बात को बहुत विश्वास से कह सकता हूं कि आज भी भारत दुनिया का सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ देश होता, चिकित्सा में,
शिक्षा में, उद्योग में, व्यापार में, तकनीकी में, विज्ञान में। अगर अंग्रेज नहीं आते, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आती, अगर अंग्रेजी कानून इस देश पर नहीं लादे जाते और अंग्रेजी नीतियां इस देश में नहीं चलाई जाती, तो अभी भी भारत अद्भुत होता, सारी दुनिया की महाशक्ति होता, परम वैभवशाली देश होता। लेकिन दुर्भाग्य के अंग्रेज आए और उन्होंने ये सब किया। भारत स्वाभिमान का जो अभियान अपने भारत में परम पूजनीय स्वामी जी के नेतृत्व में जो शुरू हुआ है, ये अभियान भारत की दशा को और दिशा को ठीक करने वाला है। भारत की गरीबी, भारत की भूखमरी, भारत की बेरोजगारी, भारत के किसानों की बेबसी, भारत के मजदूरों की लाचारी, हमारे देश की महिलाओं बहनों पर होने वाले अत्याचार, हमारी माताओं बहनों की लुटने वाली इज्जत, ये जो सारे गंभीर प्रश्न पैदा हुए हैं हमारे देश में, इन प्रश्नों का समाधान ढूंढने का प्रयास है ये भारत स्वाभिमान का अभियान। और इस अभियान की सफलता 100% निश्चित है। ये अभियान पूरी तरह से सफल होगा। श्री राम ने भी रावण को मारकर व्यवस्था परिवर्तन ही किया था, आप ध्यान रखिएगा। खाली सत्ता परिवर्तन नहीं किया था, व्यवस्था परिवर्तन किया था और व्यवस्था को आमूलचूल बदल दिया था। श्री कृष्ण ने कंस को मारकर व्यवस्था परिवर्तन किया था, पूरी व्यवस्था को आमूलचूल बदल दिया था। तो सारे महापुरुष इस देश में जो आते रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन के काम के लिए आए हैं। सत्ता परिवर्तन किसी का लक्ष्य नहीं था, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन होने के लिए सत्ता परिवर्तन पहला चरण होता है, इसलिए उन्होंने सत्ता का भी परिवर्तन किया था और अंत में व्यवस्था का भी परिवर्तन किया था। भारत स्वाभिमान अभियान का भी उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें व्यवस्था परिवर्तन ही करना है। इसमें से सत्ता परिवर्तन हो जाए तो वो हमारे लिए पहले चरण की बात है, हमारा अंतिम चरण तो व्यवस्था परिवर्तन का काम है। तो हमारे सेनापति परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, हमारे शुभेच्छक, हमको आशीर्वाद देने वाले परम पूजनीय आचार्य श्री, ये सब हमारे साथ में हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, हमारे साथ हमको उत्साह दे रहे हैं, हमको दिशा दिखा रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं। क्योंकि दिशा और रास्ते का बड़ा महत्व होता है व्यवस्था परिवर्तन के काम में। थोड़ी सी दिशा भटक जाए तो पूरा आंदोलन खत्म हो जाता है। अपने व्यक्तिगत जीवन से अंग्रेजियत को हटाना है, अपने राष्ट्र जीवन से अंग्रेजियत को हटाना है, अपने व्यक्तिगत जीवन से अंग्रेजी भाषा को हटाना है, अपने राष्ट्र जीवन से भी अंग्रेजी भाषा को हटाना है, अपने व्यक्तिगत जीवन से अंग्रेजी भूषा को हटाना है, अपने राष्ट्र जीवन के एक एक स्तर से अंग्रेजियत को हटाना है। इन सब हटाने के अभियानों में हम सब सेनानी बनेंगे और हमारे सेनापति परम पूजनीय स्वामी जी का एक एक निर्देश और एक एक आदेश का अपने जीवन के अंतिम दिन तक पालन करेंगे। क्योंकि संगठन जो होता है पूर्ण अनुशासन से चले तभी सफलता हासिल करता है। 1857 की आजादी में पूरे संगठन ने तय किया था 31 मई को सारे देश में एक साथ आजादी की लड़ाई शुरू होगी, लेकिन कुछ अति उत्साही क्रांतिवीर नौजवानों ने 31 मई की तारीख को भुला दिया। 10 मई को ही सारा आजादी का लड़ाई का काम शुरू कर दिया। संगठन का निर्देश उस समय चूक गए मानने से परिणाम यह हुआ कि हम आजादी हासिल करने में 100 साल पीछे चले गए। 5000 विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनियां आज इस देश में हैं। देश का आने वाला समय कैसा होगा, इस अंदाजे को मन में रखकर आप तैयार होइए, संकल्प करिए और इस देश में फिर से एक बड़ा आंदोलन शुरू करिए, स्वदेशी का, स्वराज्य का, अपने देश की आज़ादी को बचाने का, अपनी स्वतंत्रता को बचाने का, अपने स्वराज्य और स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से स्थापित कराने का। और उसी आंदोलन का नाम है भारत स्वाभिमान, उसी अभियान का नाम है भारत स्वाभिमान। तो आप सब भारत स्वाभिमान के सक्रिय सेनानी बने और हमारे सेनापति परम पूजनीय स्वामी जी के निर्देशन में अपनी पूरी जिंदगी की सार्थकता इसी काम में ढूंढें और खोजें कि हम भारत की दोबारा गुलामी आने नहीं देंगे और आधी अधूरी आज़ादी को पूरी आज़ादी में परिवर्तित करेंगे। भूतकाल में जो भारत सोने की चिड़िया था, सारी दुनिया का विश्व गुरु था, भविष्य में भी भारत सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनेगा, ऐसी हमारे मन में दृढ़ संकल्प की भावना हो। ईश्वर हमको इसके लिए ताकत दे, शक्ति दे, संकल्प दे। इस भावना के साथ आभार, धन्यवाद। स्वतंत्रता आना अभी बाकी है, स्वराज्य आना अभी बाकी है। अपना राज्य, अपना तंत्र, अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना भोजन, अपना भजन, अपने वस्तुएं, सब कुछ अपना हो, ऐसी आज़ादी अभी आना बाकी है।
और उस आज़ादी के लिए भारत स्वाभिमान का गठन हुआ है और हम सबको उसी उद्देश्य के लिए लगना है। एक संकल्प हम सब अपने मन में करके यहाँ से उठें कि जो आज़ादी आई है वो अधूरी है, पूरी नहीं है। जो स्वतंत्रता आई है उसमें अपना तंत्र नहीं बन पाया है। जो स्वराज्य हमें मिला है इसमें अपना राज्य स्थापित अभी तक नहीं हो पाया है। जो भाषा हमें मिली है ये अपनी नहीं है। जो भूषा मिली है वो अपनी नहीं है। जो भोजन मिला है हमें अंग्रेजियत का वो अपना नहीं है। तो भाषा, भूषा, भोजन, भजन, भेषज सब अपना हो, तंत्र अपना हो, राज्य अपना हो। ऐसी एक आदर्श व्यवस्था स्थापित करने के लिए भारत स्वाभिमान का गठन हुआ है। हम सब इसके सिपाही हैं, स्वामी जी इसके सेनापति हैं। उनका निर्देश और आदेश मिलेगा और इसी भारत स्वाभिमान में हम लगेंगे। ऐसा बोलकर आप सभी को आभार, धन्यवाद, प्रणाम। भारत माता की जय।